बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रूर रहमान और आप देख रहे हैं रूर रहमान यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं अपना ये लेक्चर शुरू कर दूँ, मैंने 19 ये जो है कॉन्स्टिट्यूशंस की वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, बल्कि पाक स्टडी की है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो बनाई है, फिर 1956 की, और अब फिर मैं उसके बाद 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा पाक स्टडी के भी कई टॉपिक्स है, आप चैनल प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे चेक करें किन किन सब्जेक्ट्स की वीडियोस पढ़ी है, खासकर फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस की, तो वो भी आप साथ में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पाकिस्तान का पहला आइन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान ने खुद बनाया, उसको पढ़ेंगे। उसमें उसके आउटलाइंस पढ़ेंगे, फिर उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड, यानी इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में सवाल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर आइन का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसके मेन फीचर्स पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। तो ये हमारे वीडियो का जो मेन मकसद है वो इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, मेन फीचर्स और कंक्लूजन है, ठीक है। तो चलो, इसको मैंने क्वेश्चन के टाइप पे लिखा हुआ है, नोट्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये सवाल छोटा है बीएस के हवाले से, तो छोटा इंट्रोडक्शन है। After the creation of Pakistan, the country for the span of 10 years was without the constitution. पाकिस्तान क्यों, चूँकि 1947 में बना था, तो 10 ईयर्स तक जो है पाकिस्तान बग़ैर कॉन्स्टिट्यूशन के रहा। कितना साल? 10 ईयर्स, ठीक है, बग़ैर कॉन्स्टिट्यूशन के रहा, तो बहुत बड़ी अरसा है। आफ्टर 10 years द कंट्रीज लेजिस्लेटिव कमेटी फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956। फिर 10 years के बाद कंट्री का जो लेजिस्लेटिव कमेटी जिसको बनाया गया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अच्छा, तो इसके बैकग्राउंड पे आते हैं कि कौन सी कमेटी थी और उन्होंने किस तरह बनाई, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पे हम आते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड को मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। आफ्टर 1 यूनिट स्कीम न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज फ्रेम्ड। 1 यूनिट स्कीम जो है, इस पे एक अलग वीडियो बनाई, आप इसको देख ले। 1 यूनिट स्कीम का मतलब ये है, 1 यूनिट स्कीम बना, पाकिस्तान के जो 5 सूबे थे, 4 सूबों को एक में मर्ज किया, और एक सूबा जो था वो ईस्ट पाकिस्तान का, जो एक ईस्ट पाकिस्तान के 4 सूबे और वेस्ट के जो है एक सूबा, तो मतलब बंगाल का एक सूबा और पाकिस्तान का जो था 4 सूबे, इनको मर्ज किया गया, तो इनसे एक एक सूबा बनाया गया, ठीक है। इसको 1 यूनिट स्कीम कहते हैं, इसमें मैंने वीडियो बनाई है। और चौधरी मोहम्मद अली फ्रेम्ड सच अ formula that was formal is not there, it is formula that was accepted by all the political parties. चौधरी मोहम्मद अली इस लेजिस्लेटिव असेंबली के हेड थे, उन्होंने एक ऐसा फार्मूला बनाया जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काबिल कबूल था। ऑन जनवरी 1956, यानी जनवरी 1956 में क्या हुआ, दिस वॉज प्रेजेंटेड इन द असेंबली, असेंबली में इस आइन को पेश किया गया। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री आफ्टर द प्रेसिडेंट एक्सेप्टेड इट। फिर प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट किया और फिर कंट्री में ये इम्प्लीमेंट हुआ। इस डेट को आपको याद रखना जरूरी है, 1956, 23 मार्च 1956 को क्या हुआ, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री, इसको कंट्री में इम्प्लीमेंट किया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम आते हैं इसके फीचर्स पर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे इसके हम फीचर्स पर आते हैं कि कौन कौन से इसके फीचर्स है। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हम नीचे आते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पहले रिटन क्या है, रिटन को समझने की कोशिश करें। रिटन मींस दैट इट इज कोडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ द बुक एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। यानी रिटन वो है जो कि कोडिफाइड हो, पहली बात ये कोडिफाइड हो। फिर इसकी जो दूसरी खासियत है वो क्या है, फॉर्म ऑफ बुक में हो, ये एक बुक की शक्ल में मौजूद हो, ठीक है। जरूरी नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने इस किताब को, जो आईनी किताब है, आइन जो किताब की शक्ल में मौजूद है, इसको पास किया हो। अच्छा, इसमें 234 आर्टिकल्स है, सबसे छोटा आइन है तीनों में से, और 13 चैप्टर्स है, 6 कैजुअल्स हैं। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज द प्रोसीजरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजरल पार्ट है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और ये एक चीज़ और, इसको प्रीएम्बल में जो है ऐड किया गया है। अब प्रोसीजरल पार्ट क्या है, ये आइन का मुकम्मल हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक इब्तिदाइया है जिसपे आइन बन रहा था, बल्कि आइन का हिस्सा नहीं था। 1973 में 8वीं अमेंडमेंट के थे ज़ियाउल्लाह के दौर में, फिर इसको बाद में बनाया गया। वो आप 1973 कॉन्स्टिट्यूशन देख ले, आप वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। आर्टिकल 2 में वहाँ पे लिखा है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन शुड बी द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और नीचे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का। अब पहले ये समझे फेडरल है क्या। द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल बी फेडरल। पाकिस्तान जो है वो फेडरल होगा, फेडरलिज्म को फॉलो करेगा। फेडरल स्टेट मींस दैट देयर विल बी 2 प्रोविंसेस इन द स्टेट, यानी उस वक्त के मुताबिक स्टेट में प्रोविंसेस भी होंगे और एक सेंटर भी होगा। आप लोग इसको इस तरह न ले ले, इसमें एक सेंटर भी होगा, यानी नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। नीचे लिखा हुआ है द पावर्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द सेंटर, यानी जितने भी पावर्स है उसको हम सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान क्या करेंगे, सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान हमने उसको बांट दिया है, ठीक है, जो पावर्स है। देयर विल बी 3 लिस्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होंगे विच आर प्रोविंशियल, सेंट्रल एंड कंकरेंट। अच्छा, ये जो पावर्स की बात हो रही है ना, तो पावर्स को किस तरह ये लोग डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है लिस्ट उनके लिए बनाएंगे और बताएंगे कि ये सूबे के पावर्स है और वो किस चीज़ के पावर्स है, वो दूसरे जो है वो सेंटर के पावर्स है। तो प्रोविंशियल इसमें अलग है, सेंट्रल अलग है। और जो कंकरेंट की बात है, कंकरेंट का मतलब है मुश्तरिका, तमाम मतलब सूबों में और सेंटर में मुश्तरिका कुछ चीज़ें जिन पे मुश्तरिका बात की जाएगी, इसको कंकरेंट कहते हैं। नीचे आते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या है, ये भी इसकी एक खासियत है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन इजीली बी अमेंडेड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हम इजीली उसको अमेंड कर सकते हैं। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट कैन पास द बिल, यानी 2/3 जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट है वो इस बिल को पास कर सकती है। अब 2/3 मेजॉरिटी इतनी मेजॉरिटी नहीं है, ये इजीली अमेंडेड है। अगर आप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें वो रिजिड है, वहाँ से आप पास करना बहुत मुश्किल है। पहले हर स्टेट को पास करना होगा, फिर उसको कांग्रेस मतलब सेनेट और जो उसकी असेंबली है वहाँ से आपको उसको पास करना होगा, तो वहाँ पे बड़ा सख्त है, उसको हम रिजिड कहेंगे, बल्कि ये फ्लेक्सिबल है हमारा। और लास्टली द प्रेसिडेंट अप्रूव्स इट, ये फ्लेक्सिबल का पॉइंट नहीं है, मैंने सिर्फ इस वजह से डाल दिया कि आपको समझ आ सके, तो इसको पॉइंट में नहीं डालेंगे, इसको कॉमा देंगे और इसका एल जो है छोटा करेंगे। अच्छा, नीचे आते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। नंबर 4 पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट होगा, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट, ये स्टेट में पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट क्या है, इस 2 पॉइंट्स पे देखिए। प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं, हेड ऑफ द स्टेट होगा। और जो प्राइम मिनिस्टर है ये हेड ऑफ द क्या होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा। गुड। अच्छा, इसके बाद मेन पावर्स विद द प्राइम मिनिस्टर, मगर जो मेन पावर्स है वो किसके पास होंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास होंगे। पीएम जो है वो 5 ईयर्स के लिए क्या किया जाएगा, उसको मुंतखब किया जाएगा, और प्रेसिडेंट भी इसी तरह 5 ईयर्स के लिए। फिर नीचे आपके पास है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब क्या है, यूनिकैमरल मींस दैट लेजिस्लेशन विल बी इन वन हाउस। आप इसको इस तरह, मैंने आप लोगों के लिए इस तरह लिखा, पर आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि मतलब यही है कि आप सिर्फ नेशनल असेंबली होती, वहाँ पे फिर सेनेट नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में यूनिकैमरल की बात की जाए तो फिर सिर्फ नेशनल असेंबली रह जाएगी, ठीक है। अब उस वक्त की हम बात कर रहे हैं 1956 की। तो नीचे हम आते हैं कि 1956 के आइन में से किस तरह नेशनल असेंबली अगर थी तो वो किस तरह थी। यूनिकैमरल सिस्टम मीन सिर्फ नेशनल असेंबली, या नेशनल असेंबली जो इधर मैंने लिखी है इसका मतलब है कि यूनिकैमरल सिस्टम होगा, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक उसमें एक घर होगा, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट होगा एक। इसमें कितने पार्लियामेंटेरियंस होंगे, 300 पार्लियामेंटेरियंस में। अरे को मैंने अलग अलग लिखे, इसी वजह से मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। और 150 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, 150 ईस्ट पाकिस्तान से होंगे, 150 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, 150 वेस्ट पाकिस्तान से होंगे। 5 ईयर्स टर्म के लिए होंगे ये सब। और 10 स्पेशल सीट्स होंगे फॉर वुमेन के लिए 10 स्पेशल सीट्स होंगे। 5 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड 5 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, 5 ईस्ट से होंगे, 5 वेस्ट से होंगे। अच्छा, तो ये यूनिकैमरल हुआ। इसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। Judiciary will be independent. None of the element of the state can put pressure on the judiciary, whether that is establishment, government, or the access officials of the government, oligarchs or feudal lords. यानी रियासत का कोई भी अंसर जो है, यानी कोई भी एलिमेंट, और गवर्नमेंट उसमें से आ जाता है, इस्टेब्लिशमेंट आर्मी आ जाती है उसमें, एक्स ऑफिशियल आ जाते हैं, और ओलिगार्स का मतलब बड़े बड़े लोग जिनके पास बड़े पैसे होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स भी यही है। तो कोई भी जुडिशरी पे वो नहीं डाल सकता असर, और जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। इसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नीचे सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है, ये सिंगल सिटीजनशिप है आपका। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो शहरी होगा वो पाकिस्तानी होगा, इस तरह नहीं कि वो पाकिस्तानी और बलूचिस्तानी होगा, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप मीन्स दैट ओनली द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी ओनली, नॉट पाकिस्तानी एंड पंजाबी, यानी पंजाबी और पाकिस्तानी नहीं होगा, सिर्फ
वो क्या होगा, वो सिर्फ पाकिस्तानी होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। नीचे आते हैं। अब इस सिंगल सिटीजनशिप को समझने के लिए आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ पे अगर वो अमेरिका का, वो एक अमेरिकन है और दूसरा उसका जो कोई भी स्टेट है उस स्टेट से उसका ताल्लुक है, वो साथ में वही भी है, ठीक है। तो उसके CNIC पे 2 शहरियत लिखे होते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ऑल द फंडामेंटल राइट्स शुड बी प्रोवाइडेड टू द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो तमाम के तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को देने चाहिए। उसमें से कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है इसको हम हाईलाइट करते हैं। सम ऑफ विच आर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलना, जब आप बोलते हो तो आपको बिल्कुल, आप गवर्नमेंट को चाहे जो भी हो उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सिर्फ स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को आप फ्रीली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप घूम सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, असेंबली, आप क्या कर सकते हैं, आप असेंबली बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। असेंबली का यहाँ पे मतलब ये भी है कि आप जो है लोगों के साथ मिलकर बैठ सकते हैं, एक एसोसिएशन बना सकते हैं। और आप इलेक्शन के बाद जब आप असेंबली में इलेक्ट होते हैं वो वाली बात भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इसके नीचे ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज उस वक्त में क्योंकि बंगाली और उर्दू दोनों थी, बंगाल वाले जो थे वो ये मांग रहे थे कि बंगाल की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो उर्दू एंड बंगाली, ठीक है, बंगाली विल बोथ बी द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। उर्दू और बंगाली दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगे। एक्सप्लेनेशन, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इंग्लिश विल बी यूज्ड इन द ऑफिसेज, यानी जो दफ्तरी ज़बान है वो क्या होगा, वो इंग्लिश यूजेज होगा, ठीक है। इसको हम नेशनल कर देंगे और ऑफिशियल जो है ये है इंग्लिश। जो है अगले 10 साल के लिए इंग्लिश, साथ में उन्होंने ये वजाहत भी दी कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगले 10 साल के लिए इंग्लिश क्या करेगा, काम करेगा, इंग्लिश एज अ दफ्तरी लैंग्वेज, दफ्तर की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे नंबर 10 पे है इसके फीचर्स में से इस्लामिक प्रोविजन। सम ऑफ द इस्लामिक प्रोविजंस वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस्लामिक नेम ऑफ द कंट्री होगा, द प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द कंट्री विल बी मुस्लिम और सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। तो ये कुछ इस्लामिक प्रोविजंस है इसमें से, यानी इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के पास होगा। मुल्क का जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस्लामी आइन होगा, मुल्क का जो नाम है वो इस्लामी होगा और प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है उसको चाहिए कि वो क्या होगा, इस्लामी होगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट एंड द पीएम ऑफ द कंट्री विल बी मुस्लिम। नीचे आ जाते हैं सम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस बने थे, आइनी इदारे। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या, आइनी इदारे जो आइनी तौर पर काम करें। अब इसमें सम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस वर मेड दैट आर, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस बने थे जिनमें से ये है, पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, चीफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम वगैरह लेते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन अटेंड करवाते हैं और बाकी जो मसाइल होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड उस पर बात करते हैं, एडिटर जनरल होगा और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नेब होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्या थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है। आप इसकी कंक्लूजन लिख लेते हैं, ठीक है। इसके कंक्लूजन में क्या है, 10 या ओवरऑल दीज वर द फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। among which, फिर आप इसके नेम्स डाल दीजिए जितने भी among which these are so prominent, जो हमने prominent वाले इनमें से निकाल दिए, ठीक है। इसका एक पॉइंट हुआ। फिर लास्ट में लिखिए 10 the constitution of 1956 was the first constitution of कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। इस ये दरमियान में जो मैंने जगह छोड़ी यहाँ पे आप क्या लिखें, इसकी जितने भी खासियतें, मतलब इट इज़ रिटन, इट इज़ फ्लैक्सिबल, इट इज़ मोर एंड मोर, आप इसको लिख लें, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो जो है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाऊंगा। और एक बात ये कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और इसमें शेयर करें, अपने जितनी भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।